हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो नवीन सत्र शुरू हो चुका है अप्रैल से और हम इसका जो है 2025 और 2026 का जो सिलेबस है नया विज्ञान का, साइंस का, कक्षा 8 का, तो इसका पार्ट 6 चैप्टर हम करवा रहे हैं। बाकी के चैप्टर अगर आपको देखना है तो आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे, वहाँ आप पर देख सकते हैं। पाठ का नाम है जंतुओं में जनन। तो प्रश्न उत्तर सभी आपको इसमें मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। उत्तर है, जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करता है। जनन क्यों महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। प्रजाति की निरंतरता। तो जनन के माध्यम से जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यदि जनन नहीं होगा तो एक समय बाद प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है जैव विविधता। तो जनन में विभिन्नताएं आती हैं जो जीवों को बदलने, पर्यावरण के अनुकूल बनने में मदद करती हैं। यह जैव विकास इवोल्यूशन में भी सहायक है। ठीक है, तो इस तरह से अगला है निरंतरता। जनन के बिना जीवों की मृत्यु के बाद उनकी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जनन के द्वारा जीव अपनी मृत्यु से पहले नए जीवों को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं। उसके बाद है विकास। जनन नई प्रजातियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और जीवित रहते हैं, जबकि क्या है, अन्य नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया से समय के साथ नई प्रजातियों का विकास होता है। इसलिए जनन सजीवों के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो उन्हें जीवित रहने और पृथ्वी पर अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है दूसरा, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो उत्तर है इसका, निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए इसे निम्नलिखित चरणों से विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से चरण है वो? पहला चरण है, छोटे छोटे हेडिंग्स है, टॉपिक्स हैं, तो उन चरणों में डिवाइड करेंगे। अंडाणु का निर्माण। मादा के अंडाशय ओवरीज में अंडाणु, एग और ओवम जिसे बोलते हैं, बनते हैं। दूसरा है शुक्राणु का निर्माण। नर के वृषण टेस्टिस में शुक्राणु स्पर्म बनते हैं। ठीक है। तीसरा है संभोग। संभोग के दौरान पुरुष के शुक्राणु महिला की योनि में प्रवेश करते हैं। चौथा है अंडाणु की ओर शुक्राणु का संचलन। शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं जहां अंडाणु मौजूद होता है। फिर पांचवा चरण आता है निषेचन। एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है जिससे युग्मनज बनता है। छठवां चरण है युग्मनज का विकास। तो युग्मनज फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय यूट्रस की ओर बढ़ता है और गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। सातवां चरण आता है भ्रूण का विकास। तो प्रत्यारोपण युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है जो बाद में शिशु का रूप लेता है। संक्षेप में निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है जिससे एक नया जीव बनता है। फिर प्रश्न तीसरे की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है सर्वोचित है उत्तर चुनना है। का है आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस तरह से हैं, मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, या नर के शरीर में, या नर के शरीर से बाहर। तो उत्तर आपके सामने, मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है और बाह्य निषेचन होता है शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर। तो दूसरा है खा एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है। तो हमारे 4 ऑप्शन में से उत्तर हो जाएगा कायांतरण। ठीक है। फिर गा का आंसर होगा, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज किस तरह से होता है, उसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है। और युग्मनज यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु से मिलके जो एग बनता है, युग्मनज कहते हैं उसे। तो उसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है। और उत्तर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथन सत्य अथवा असत्य है, संकेत कीजिए। तो ये देख लेते हैं। का नंबर का है, अंड प्रजक जंतु विकसित
शिशु को जन्म देते हैं। तो अंड प्रजक जंतु जो है विकसित शिशु को जन्म नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, ये असत्य है। वो अंडा उत्सर्जित करते हैं, उसके बाद उसे सेते हैं, गर्मी देते हैं, उसके बाद उसमें से शिशु जन्म लेता है। तो दूसरा है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा है ग, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सत्य है। जो मेढक होता है उसका मेढक मादा वो पानी के अंदर अंडे देती है, ठीक है। घा है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है, ये सत्य है, ठीक है, युग्मक कहलाती है। फिर डा वाला आता है, डा कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो निषेचन के पश्चात अंडा एक एकल कोशिका है, सत्य है। चा है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये भी सत्य है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो ये भी सत्य है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो द्विखंडन हाँ ये विधि है, सत्य है। और झा आंसर ऑप्शन जो है, सॉरी, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो निषेचन के पश्चात ही युग्मनज बनता है, सत्य है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये एकल कोशिका का नहीं बनता है। और भ्रूण जो है बहुकोशीय होता है, ये ऑप्शन जो है हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 और इसका उत्तर। प्रश्न है युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं दीजिए, ठीक है। तो दो भिन्नताएं हमें बतानी है, पहले उत्तर देखते हैं। युग्मनज और गर्भ जो है भ्रूण होता है में दुख मुख्य अंतर होते हैं। युग्मनज एक कोषीय होता है जबकि गर्भ बहुकोषीय होता है। युग्मनज शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनता है जबकि गर्भ युग्मनज के कई बार विभाजन से बनता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि भ्रूण एकल कोशिका है, नहीं, भ्रूण क्या है, जो है बहुकोशीय होता है, भ्रूण यानी कि गर्भ। तो इसके दो जो अंतर हैं, कोशिकाओं की संख्या। युग्मनज जो है ये एक एकल कोशिका जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनती है, और गर्भ है ये युग्मनज के बार बार विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। दूसरा है विकास का चरण। तो युग्मनज का विकास कैसे होता है, निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली प्रारंभिक अवस्था है। गर्भ है इसका है यह युग्मनज के विभाजन और विकास की बाद की अवस्था है जिसमें भ्रूण के मुख्य अन्य अंग जो है बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है हमारा दो विधियां, इसमें भी वर्णन करना है। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक यानी कि पेरेंट से नए जीव का निर्माण होता है, जिसमें युग्मक जो जिसे गैमेटिस का संलयन है वो शामिल नहीं होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो प्रमुख विधियां हैं, विखंडन है और मुकुलन, ठीक है, फिजन और बडिंग। तो विखंडन क्या है, विखंडन में एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। यह विधि अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु जैसे कोशिकीय जीवों में सामान्य है। उदाहरण के लिए अमीबा में कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग एक नए अमीबा के रूप में विकसित होता है, ठीक है। तो दूसरा है मुकुलन बडिंग। मुकुलन में एक जीव के शरीर में एक उभार या कली यानी कि बड विकसित होती है। यह कली धीरे धीरे बढ़ती है और अंततः मूल जीव से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाती है। हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवों में मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में एक छोटा उभार मूल जीव के शरीर से विकसित होता है और फिर यह उभार एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित होकर मूल जीव से अलग हो जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न 7वें पर आते हैं, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। उत्तर है भ्रूण का रोपण मादा के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में होता है। गर्भाशय मादा प्रजनन प्रणाली का एक अंग है जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है और फिर भ्रूण के रूप में विकसित होता है। इसलिए मादा के जनन अंग में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर है कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें
किसी जीव के अंडे या लार्वा से वयस्क बनने के दौरान उसके शारीरिक संरचना में बड़े बदलाव होते हैं, जैसे इसे सरल शब्दों में काया पलट भी कहते हैं, जहाँ एक जीव अपने शुरुआती रूप से पूरी तरह से अलग रूप में बदल जाता है। उदाहरण है हमारा मेंढक। मेंढक अपने जीवन चक्र में अंडे से शुरू होकर फिर टेडपोल लार्वा बनता है और अंत में वयस्क मेंढक में बदल जाता है। टेडपोल में गलफड़े होते हैं और पानी में रहते हैं, जबकि वयस्क मेंढक में फेफड़े होते हैं और वह जमीन पर भी रह सकता है। फिर है 9वां प्रश्न, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए, यानी कि अंतर बताना है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में मुख्य अंतर यह है कि आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। तो आंतरिक निषेचन को हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, इनमें भेद बताना है आंतरिक और बाह्य निषेचन में। तो अधिक सुरक्षित वातावरण में निषेचन होता है, निषेचन की सफलता दर आमतौर पर अधिक होती है, कम युग्मकों की आवश्यकता होती है और भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। फिर बाह्य निषेचन में पर्यावरण की स्थिति पर अधिक निर्भर करता है, निषेचन की सफलता दर कम होती है, अधिक युग्मकों की आवश्यकता होती है और भ्रूण का विकास आमतौर पर पानी में होता है। तो ये आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में भेद यानी कि अंतर। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10, जो एक पहेली के रूप में है, पजल है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। तो बाईं से दाईं ओर आप पुस्तक में देख सकते हैं कहाँ से कैसे करना है। तो ये 1, 3, 4, तो यहाँ पे वहाँ पे नंबर डले होंगे, उसमें आपका प्रश्न होगा और आंसर, ठीक है। तो ये है कि बाईं से दाईं ओर अंडा दिया, वह स्थान है जहाँ अंडाणु अंडे उत्पादित होते हैं, तो उसमें क्या भरेंगे हम, अंडाशय। तीसरे में शुक्राणु भरेंगे, उसका ये है, ये वृषण टेस्टिस में उत्पादित होते हैं, ठीक है। चौथे में भरेंगे मुकुलन, बडिंग, यह हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो पहले में आएगा अंडाणु, यह मादा का युग्मक है, क्या होता है, अंडाणु। निषेचन आएगा दूसरे में, फर्टिलाइजेशन, यह नर और मादा का युग्मक का मिलना है जिसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। यह चौथा है, उसमें आएगा मुर्गी, ठीक है। क्यों, यह एक अंड प्रजक जंतु है जो अंडे देता है, तो इसमें मुर्गी, क्योंकि लास्ट में गी भरा होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। पार्ट 6 के सभी प्रश्नों को हमने आज कवर किया। इसके आगे के पार्ट को हम आगे आने वाली क्लास में हर दिन 11 बजे लेकर आते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आई होप आप लोगों को टॉपिक और कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए।